नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। स्वागत है आपका डेली डोज में। जैसा कि हमने तय किया था कि इसमें हम हर दिन करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, तो क्योंकि आज इंटरनेशनल मेंस डे है तो हमने सोचा क्यों नहीं पुरुषों के बारे में ही बातचीत की जाए। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में सबसे कम बातचीत होती है। तो इसमें मैं अपने अनुभव तो शेयर करूंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं मीडिया में पुरुषों की क्या स्थिति है, उन्हें किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, इस पर भी आज मैं अपनी बात रखूंगी। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा शख्स है जिसको हमेशा से पीड़क, शोषक, दबाने वाला और पितृसत्तात्मक सोच वाला, सामंतवादी सोच वाला और पता नहीं किन किन तमगों से उसको सजाया गया है। मेरा अनुभव बहुत अलग है इस मामले में, और निश्चित तौर पर हमारे विचार हमारे अनुभवों से ही बनते हैं। तो मैं इस पर भी आज यहाँ पर बात करूँगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मेंस डे है ये क्यों शुरू किया गया था। तो बेसिकली 19 नवंबर को ये इंटरनेशनल मेंस डे बनाया जाता है, और इसको जो सेलिब्रेट करने का जब भी विचार है उसको उसके पीछे वही था जो कि स्त्रियों के लिए भी है कि इनको किन किन अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, या फिर क्यों पुरुषों को सुसाइड करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि पुरुषों के खिलाफ भी वायलेंस होती है तो शायद आप इस पे विश्वास न करें, या बहुत लोग तो हो सकता है कि इस पर हंसें, लेकिन ये सच है कि पुरुष भी वायलेंस का शिकार होते हैं। हमारे यहाँ देश में ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं जिन्होंने पुरुषों को भी बड़ी दयनीय स्थिति में ला दिया, जिसमें दहेज विरोधी कानून का नाम लिया जा सकता है। अभी जो खासकर पोक्सो एक्ट है, क्योंकि इसके केसेस, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं लगभग हर दिन, तो इसलिए मैं इसका नाम भी ले सकती हूँ। उसके अलावा रेप वाला जो कानून है, ये सारे वो कानून हैं जिनका इस्तेमाल अगर सदुपयोग हो, पीड़ित के पक्ष में हो, तो किसी को भी शायद कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अब इनका दुरुपयोग होने लगा है, इनको एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो ये जब कानूनों का इस्तेमाल होता है तो तब पुरुष जो है वो पीड़ित की श्रेणी में आ जाता है, न सिर्फ पुरुष बल्कि उसका पूरा परिवार। तो मैं ये देख रही थी, जब इस पर आज मैंने सोचा कि इस पर मैं बात करूंगी, तो मैं देखना चाह रही थी कि आखिर भारत में जो आइडियल वर्किंग आवर्स हैं, वो जो आइडियल या स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हैं किसी के लिए भी, वो क्या है। तो स्टडी करते हुए मैंने देखा, गूगल जब मैं कर रही थी इसको, तो जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हैं भारत में, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से बनाए गए हैं, उसमें है कि 9 आवर्स पर डे या फिर 40 आवर्स पर वीक, यानी कि हर दिन 9 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे, और उसमें भी 1 घंटा वो शामिल है जो कि खाना खाने के लिए या लंच ब्रेक या रेस्ट के लिए वो मैंडेटरी है। पर आप खुद सोचिए, अगर आप मीडिया से नहीं हैं तो तब तो आप नहीं सोच सकते, लेकिन अगर आप मीडिया से हैं तो आप इस जो ये वर्किंग आवर वाली जो बात है इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि ऐसा शायद कभी नहीं होता है कि किसी भी जर्नलिस्ट को, वो चाहे गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे मेट्रोपॉलिटन का है, किसी भी जर्नलिस्ट को 9 घंटे में ही उसके कार्य से छुट्टी मिल जाती हो। ऐसा कभी नहीं होता। मतलब मैंने तो कम से कम अपनी जितनी भी वर्किंग लाइफ है उसमें नहीं देखा कि मेरे किसी भी साथी को, जो पुरुष साथी हैं या सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, उनको सिर्फ 9 ही घंटे काम करना पड़ा हो या 48 आवर्स पर वीक ही काम करना पड़ा हो। 10 घंटे तो बहुत आम है मीडिया में। मतलब ये 10 घंटे से पहले तो आप सोच ही नहीं सकते किसी भी जर्नलिस्ट को छुट्टी मिल जाएगी। उसको इतना मिनिमम देना ही होता है अपने काम को। और 12 घंटे 14 घंटे ये स्पेशल परिस्थितियों में कब कन्वर्ट हो जाते हैं ये जर्नलिस्ट को भी नहीं पता चल पाता है। खासकर इलेक्शन के दिनों में, जैसा कि अभी झारखंड में चल रहे हैं, उससे पहले केंद्र के चुनाव हुए थे, और स्पेशल ओकेजन्स में, फेस्टिवल्स से जस्ट पहले, जब मीडिया का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में, ये सब वो स्थितियां हैं जब हमारे मीडिया बंधुओं का, जिसमें कि वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, लेकिन कई बार स्त्रियों को रात में थोड़ा छूट मिल जाती है जल्दी घर जाने की, उनकी सिक्योरिटी को कंसर्न करते हुए उनको जल्दी फ्री कर दिया जाता है। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। कई बार आधी आधी रात तक उनको काम करना पड़ता है, आधी रात के बाद भी काम करना पड़ता है। अगर मैं एक रिपोर्टर की बात करूं तो जो रिपोर्टर का दिन है वो सुबह 7-8
बजे से एग्जैक्टली शुरू हो जाता है, क्योंकि अपनी फील्ड में, अपनी बीट में या मीटिंग में जाने से पहले उनको वो पेपर पढ़ना होता है, उन्हें अपनी न्यूज़ देखनी होती है, या फिर जो अपना कॉम्पिटिटर है, दूसरे जो मीडिया की जो भी खबरें हैं उनको देखना होता है। और अब तो क्योंकि वेब मीडिया आ गया है तो वेब मीडिया को चेक करना पड़ता है कि कहीं उनकी बीट पर कोई खबर मिस तो नहीं हो गई है, या फिर देश दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, सबसे अपडेट रहना पड़ता है। तो एक तरह से उनका दिन तो उसी समय में शुरू हो जाता है। फिर अमूमन जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनमें 10 बजे या ज़्यादातर जगहों पर 11 बजे मीटिंग होती है। उस मीटिंग में रिपोर्टर्स का रहना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार डेस्क के लोगों को भी उसमें शामिल होना पड़ता है। उसके बाद वो लोग अपनी फील्ड में निकल जाते हैं, अपनी अपनी बीट पर निकल जाते हैं, जो भी जिसकी होती है, जैसे क्राइम बीट हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, इसकी जो भी बीट होती है वो लोग वहाँ पर निकल जाते हैं। फिर वहाँ से सब अपनी जितनी भी उस दिन की हैपनिंग्स होती हैं, जो भी न्यूज़ होती हैं, उस सबको वो कवर करते हैं। जो बाइट्स लेने होते हैं बाइट्स लेते हैं, वर्जन लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे तक उनको वापस ऑफिस में आना होता है रिपोर्ट्स को फाइल करने के लिए। और इसी भाग दौड़ में ही उनको अपना लंच भी करना होता है। कभी कभी तो या मुझे लगता है अधिकांश समय तो मैंने देखा है कि लंच स्किप ही हो जाता है। खासकर नए रिपोर्टर्स को तो इससे बहुत जूझना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर एक अलग दबाव होता है खुद को साबित करने का। और शाम को फिर वो अपनी मीडिया जो भी उन्होंने दिन भर में अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसको फिर रिपोर्ट रूप में उनको लिखना होता है। और इसको करते करते कब 10-11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ बड़ा हो, कुछ विशेष हो, तो फिर 12 बजना, 1 बजना ये बहुत आम है। कभी कभी रात में ही कुछ ऐसी हैपनिंग्स होने लग जाती हैं तो रात में भी रिपोर्टिंग के लिए निकलना पड़ता है। डेस्क के लिए भी बात करेंगे तो डेस्क भी कोई ऐसा नहीं है 5 बजे उनको आना पड़ता है अमूमन। अगर हम केवल प्रिंट की बात करते हैं तो 5 बजे उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद फिर सारे एडिशंस छूटते छूटते मतलब मध्य रात्रि तो कब हो जाती है पता नहीं चलता, 1-2 भी बज जाते हैं। उसके बाद ही वो घर पहुंच पाते हैं। तो ये तो हुआ उनका वर्किंग स्टाइल की भी, इस तरह से उनको काम करना पड़ता है जिसमें 12-14 घंटे होना बहुत आम है। अब इसका अगर हम फैमिली एस्पेक्ट देखें तो मीडिया के जितने भी साथी हैं उनकी फैमिली लाइफ लगभग डिस्टर्ब सी रहती है। डिस्टर्ब सी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि वो अपनी फैमिली के साथ चाहकर भी समय नहीं बिता पाते हैं। उधर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई बाकी लोगों की तरह वो भी जल्दी घर आएँ, बच्चों के साथ समय बिताएं। वाइफ को भी थोड़ा इंतज़ार रहता है कि वाइफ हैं, माँ बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनको भी रहता है कि भाई टाइम स्पेंड करें साथ में, घूमने फिरने जाएं, मूवीज़ देखें। पर ऐसा मीडिया में हार्डली पॉसिबल हो पाता है, नहीं हो पाता है ऐसा। कोई नेशनल हॉलीडे हो जाता है जब प्रिंट में, खासकर वेब में और इलेक्ट्रॉनिक में तो वो भी नहीं संभव है। प्रिंट में फिर भी अभी ऐसा बचा हुआ है कि जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं उनमें उनको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उसका काम उनको पहले से करना होता है। तो फैमिली लाइफ भी एक तरह से उनकी इस तरह से तो एन्जॉयमेंट के नाम पर मैं कहूँ तो उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि उनको रिलैक्स कर सके। इस सब का असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। अगर आप देखेंगे कोई स्टडी अगर इस पर होगी, पता नहीं कोई स्टडी इस पे हुई है कि नहीं, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं ना ये बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। मन की होती है, शरीर की होती है। बीपी के ज़्यादातर आपको पेशेंट मिल जाएंगे। उसके अलावा फिर शुगर वगैरह के पेशेंट मिल जाएंगे आपको। कई बार डिप्रेशन वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन उसके थोड़े कम सिम्टम्स मिलते हैं क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ये लोग। या फिर अगर होते भी हैं तो उसको कंसिडर करने का भी इनके पास अक्सर समय नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाने का, दिखाने का भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। तो इनकी फैमिली की लाइफ भी अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी अगर घर में बड़ा ओकेज़न है या फिर घर में कोई फेस्टिवल है या घर में मान लीजिए कोई बच्चा ही बीमार हो गया, घर में किसी और की तबीयत खराब हो गई, तो वो जिम्मेदारी भी घर के दूसरे लोगों के ऊपर ही रहती है कि भाई वही डॉक्टर के पास विजिट कर लें, उनको ले जाएं, दिखा दें, या फिर जो भी तैयारियां करनी है किसी भी ओकेज़न की, किसी सेलिब्रेशन की, तो वो घर के दूसरे लोगों को करनी पड़ती है। ये लोग कम ही उस सब में शामिल हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनके व्यवहार को भी कभी कभी अफेक्ट करने लगती हैं। हेल्थ को तो करती ही करती हैं। और इसका उलट पार्ट क्या होता है कि मीडिया में पुरुषों को लेकर
बहुत गलत गलत तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। जैसे मीडिया के लिए में के जो पुरुष हैं उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जैसे सारे नोचने खसूटने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही गलत, बहुत ही नेगेटिव इमेज जर्नलिस्ट की मीडिया में जो सोसाइटी में वो बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपने अनुभव की अगर बात करूँ तो 99 में जर्नलिज्म की शुरुआत मेरी अमर उजाला जैसे अखबार से हुई थी, और वहाँ पर उससे पहले लड़कियाँ थी कि नहीं कह नहीं सकती, लेकिन हम 2 लड़कियाँ उस समय में थी। हम लोग रिपोर्टिंग में भी हम लोगों ने काम किया, डेस्क पे भी काम किया, और देखिए कितने साल हो गए हैं इस बात को, पर आज भी मुझे वो अनुभव इतने अच्छे से, इतने मधुर स्मृतियों के रूप में मेरे पास है। वो सब लोग हमको कोई छोटी बहन मानता था, कोई बेटी मानता था, मतलब सब जैसे ना हमको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर थे। मुझे याद नहीं कि आज तक किसी ने भी कोई डबल मीनिंग हमसे बात की हो, किसी भी तरह का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, या किसी तरह का कोई दबाव बनाया हो। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मतलब रिपोर्टिंग में जो उसका एडिटोरियल पार्ट है उसमें हम 2 लड़कियां थी, उसके अलावा जो मार्केटिंग है या एडवर्टीजमेंट है या लाइब्रेरी है उसमें और लड़कियां वहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन कभी भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार वहाँ पर नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव हमें मिला। बीच में मीटू जैसा एक कैंपेन चला था, उसमें भी मीडिया में जो मेल जर्नलिस्ट हैं उनको थोड़ा सा अपने निशाने पे ले लिया गया था, लेकिन मेरा अनुभव तो कभी ऐसा नहीं रहा। मैं वहाँ रही, फिर मैं टोटल टीवी में भी रही कुछ दिन, उसके अलावा मैं दैनिक भास्कर में भी रही। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। आउटलुक के लिए मैंने हैदराबाद से रिपोर्टिंग की, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई बेजा इस्तेमाल करने का सोचना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने कोई एक शब्द भी ऐसा बोला हो जिस पर आपत्ति हो सकती हो, आपत्ति जताई जानी चाहिए थी, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। मतलब मेरा अपना अनुभव तो इस मामले में यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन लड़कियों के साथ गलत होता है कहीं ना कहीं उनको भी सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई गलत मैसेज उनकी तरफ से दिया गया। देखिए एक बात तो मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि मीडिया में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। किसी भी फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, कलीग के साथ वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। वहाँ जो कुछ भी होता है वो कॉन्सेंट से होता है, वह सहमति से होता है। ये अलग बात है कि दोनों के बीच में जिन भी शर्तों को लेकर, कंडीशंस को लेकर सहमति से कुछ संबंध बने होंगे, बाद में वो फुलफिल ना हुई हो, तो फिर जो लड़कियां हैं उन्होंने उस तरह के एलिगेशन लगा दिए अपने साथियों पर, या उनको केस कर दिया उनके ऊपर, या फिर वो मीटू वाले कैंपेन वाले उसमें शामिल हो गई। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई स्कोप होता नहीं है वहाँ पर कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो सके। हाँ, अब ये हो सकता है कि वो कुछ ऐसी डिमांड करे, आपकी तरफ से कुछ ऐसा सिग्नल मिल जाए तो। लेकिन अगर आप, मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि अगर, या महिलाओं के लिए, कि अगर वो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो उनको पता है कि हमें कोई कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति में नहीं आना है, हमें अपने सिद्धांतों के साथ चलना है, हमें अपना काम करना है, उनको कोई ना मजबूर कर सकता है। मजबूर तो छोड़िए, कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है उनके सामने उस तरह की बातचीत करने की। मेरा अपना अनुभव तो यही हो सकता है कि कभी मेरे साथ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं तो मैं उस दर्द को ना समझ पा रही हूँ, लेकिन मैंने तो इतने हाउसेज में यही पाया कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, और ना ही कोई जल्दी से इस तरह से खुलकर अपनी बात या दबे शब्दों में भी रख सकता है, तब तक जब तक कि सामने से ऐसा कोई सिग्नल ना मिले। तो मैं यहाँ पर ही अपनी बात समाप्त करूँगी ये कहते हुए कि मीडिया में जो पुरुष होते हैं, जो हमारे बंधु होते हैं, मीडिया के साथी हैं, जो उनको भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके मन के कई कोने रिक्त होते हैं। उनको समझा जाना चाहिए। उन पर किसी भी तरह का एलिगेशन, किसी भी तरह का आरोप, या उनको कटघरे में खड़े करने की बजाय अगर हम उनके साथ थोड़ा सा एम्पैथी के साथ पेश आएँ तो मुझे लगता है कि ये उनके मन को हील करेगा, उनको राहत देगा। इसके साथ इजाज़त लूँगी। नमस्कार।